एसई प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। प्रैक्टिस सेट 1 में ही हम लोगों ने सिर्फ 15 प्रश्नों को देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। अब वहाँ से आगे के प्रश्नों को हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें भी कोशिश करेंगे कि कुछ हम ज़्यादा प्रश्नों को इसमें करें, क्योंकि डिस्कशन के साथ करने में चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इस वजह से हमने बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए थोड़े थोड़े प्रश्नों का सेट हम चलेंगे डीएलएड विषय को लेकर के, और बाकी जो सामान्य अध्ययन का जो सेट होगा उसमें पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न है आज के लिए कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है। किस जो है कि अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता होती है, यानी कि काफ़ी तेज़ गति से आज जो है कि मनुष्य के अंदर या कहें कि बालकों में काफ़ी एक तरीके से सेल्फ जो है कि अवेयरनेस ज़्यादा होती हैं, आत्म जागरूकता ज़्यादा होती हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाल अवस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसके लिए सही जवाब है कि किशोरावस्था जो होती हैं वो तीव्र आत्म जागरूकता की सबसे जो है कि उसकी एक माने कि किशोरावस्था की एक विशेष विशेषता होती है तीव्र आत्म जागरूकता। आप जानते हैं कि किशोरावस्था जो है कि बालकों में 13 वर्ष से प्रारंभ होकर के 21 वर्ष तक चलती हैं, और इस अवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कि इसको हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, जो 13 से 16 साल के लिए होती हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि उत्तर किशोरावस्था जो 17 से 21 साल तक चलती हैं। इसमें बालकों के पास समस्या की काफ़ी अधिकता होती है, कल्पना की अधिकता होती है, और सामाजिक अस्थिरता भी होती है, और इस समय किशोरों को शारीरिक और मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये अवस्था उनके लिए काफ़ी संवेग और आवेगों की उनमें एक बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि संवेग और आवेग दोनों की प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है। तो जाहिर तौर पे ये आत्म जागरूकता यानी कि काफ़ी तीव्रता वहाँ पे पाई जाती है आत्म जागरूकता के संदर्भ में। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। अभ्यास के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। डीएलएड विषय में आपने इस सभी विधियों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और इसका सही जवाब है कि जो विचार विमर्श की जो विधि है, ये इसका सही जवाब है कि ये अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है कि आपस में विचार विमर्श करें, क्योंकि विचार विमर्श अधिगम की एक ऐसी विधि होती है जिसमें विद्यार्थी किसी भी पाठ या समस्या पर आपस में विचार विमर्श करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए सही जवाब है विचार विमर्श विधि। अब इसमें से जो विधियाँ दी गई हैं उसके विषय में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें आज्ञानात्मक विधि जो है वह ऐसी विधि का है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। ये है यानी कि आज्ञानात्मक विधि होती है, जिसमें किसी विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और उसके विश्लेषण के बाद सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। उसके बाद से जो निगमनात्मक विधि है, ये निगमनात्मक, इस विधि में ये इसमें जो तर्क होता है वो समान परिसर से शुरू होता है, और तार्किक तर्क के माध्यम से एक विशिष्ट निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। ये होती है निगमनात्मक विधि। और उसके बाद से जो ड्रिल विधि एक इसमें दिया हुआ है कि जब शिक्षक छात्रों से कुछ शब्दों या वाक्यों को कई बार दोहराने के लिए कहता है तो इसे ड्रिलिंग कहा जाता है, यानी कि इसे ड्रिल विधि कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने तीनों विधियों के बारे में जाना। अब आइए देखते हैं, इसका अगला प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। ये अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, यानी कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होनी चाहिए। ये शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब है, यानी कि शिक्षा का समाजीकरण है, इसका मतलब है कि सामाजिक वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए और उसी में यानी कि एडजस्टमेंट भी होना चाहिए उसके अनुरूप। क्योंकि बालक के समाजीकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार के बाद शिक्षा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा बालक का समाजीकरण संपन्न होता है, यानी कि वह समाज के विषय में भिन्न भिन्न विषयों को जानता है और उसके अन्य पहलुओं को समझने का प्रयास करता है। शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षक और विद्यालय। समाजीकरण की प्रक्रिया में ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है। किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है, ये बताना है। तो देखिए, इसमें क्या है कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है कि भावनात्मक जो ज्ञान क्षेत्र होता है, यानी कि भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों का
प्रतिबिंबन होता है। भावनात्मक ज्ञान जो होता है, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र जो होता है वो किसी भी बालक के जीवन और हृदय में भावनात्मक पहलुओं जैसे कि भावनाओं और सहानुभूति आदि से वो जुड़ता है, यानी कि उसका जुड़ाव करता है। तो इस तरीके से ये जो है कि दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित करने का जो कार्य करता है, यानी कि जो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है वो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। ये आपने पढ़ा होगा ज़रूर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, इसका क्या मतलब था, उसका क्या रिजल्ट मिला, इससे संबंधित ये प्रश्न है। आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ आयोग और कुछ जो कह सकते हैं कि जो कमीशन या भी जो कुछ शिक्षा के सुधार के लिए जो कुछ आयोग या जो शैक्षणिक नीतियाँ बनाई गई थी उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना था कि किस ऑप्शन के अनुसार, यानी कि जो इसमें दिए गए हैं, जो भी नीतियाँ बनी हैं या जो भी कमीशन बने हैं, तो किसके फलस्वरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया था। और इसका सही जवाब है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का था। इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना जो है, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी और एक योजना थी जिससे राजीव गांधी के शासन के दौरान 1986 में के राष्ट्रीय शैक्षिक नीति द्वारा उत्पादित किया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा और इसी के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था राजीव गांधी के शासन के दौरान। और इसका अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण पद का चक्र का प्रथम जो पद होता है ये यानी कि योजना बनाना होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। और सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक जो है कि प्रशिक्षण तकनीक है, यानी कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है और जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके और छात्रों ने शिक्षण के दौरान क्या काम किया है, कैसे सीखा है, उसका भी अवलोकन किया जा सके। तो इस तरीके से इसमें उसका प्रथम जो पद होता है, यानी कि इसमें सबसे चूँकि सूक्ष्म शिक्षण के निम्न चक्र होते हैं, उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण प्रतिपुष्टि होता है और पाठ्य वाचन का निर्माण होता है, पुनः योजना होती है और पुनः ये जो है कि प्रतिपुष्टि, ये उसके मुख्य अंग होते हैं विशेष करके इस विधि का। और इसमें प्रथम जो यहाँ पे पद पूछा है तो योजना बनाना यानी कि लेसन प्लान जो है कि उसका पहला पद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। ये अगला प्रश्न है, अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। ये जो है कि अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये ग्रीक शब्द है और ये ह्यूरिस्को से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पता लगाना या किसी चीज़ का खोजना, किसी चीज़ को। तो यह है यानी कि जिसमें स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी, स्व शिक्षण, अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से ज्ञान के अधिकरण में ये सहायता करती हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन है कि जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, ये जो है कि अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। और इसका अगला प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। ये उसकी प्रमुख जो है कि वो एक उसकी भूमिका होनी चाहिए। संरचनावादी कक्षा में छात्र प्रयोगों को नियत करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं और अपने निष्कर्षों की तुलना करते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। ये जो है कि संरचनावादी कक्षा में उसकी छात्र और अध्यापकों की भूमिका होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें से कौन सी जो शास्त्रीय पद्धति हैं जो संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। और इसका सही जवाब है कि जो इसमें जो वेधन यानी कि जो ड्रिल होता है और दोहराव यानी कि रिकॉल की जो पद्धति होती है, शिक्षा शास्त्रीय पद्धति की एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि संरचनावादी कक्षा में छात्र प्रश्नों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और वे उस पर निर्माण करती हैं जो छात्र पहले से जानते हैं। एक संरचनावादी कक्षा शिक्षा के साथ अपने स्वयं के मूल्यांकन योजना में छात्र की सक्रिय भागीदारी का भी अनुमान लगाती है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि वेधन और दोहराव ये जो है कि किसी संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त विधि नहीं होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है। और इसका सही जवाब है कि प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता है यानी कि दंड और पुरस्कार का प्रयोग करना,
ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं हो सकती हैं। जबकि प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं कि बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता होनी चाहिए, लचीला समूह गठन होना चाहिए, गतिशील अध्यापक, ये सब जो है कि उसकी विशेषता होती है। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषता क्या नहीं है, तो ये दंड और पुरस्कार का प्रयोग, क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा में आप जो है कि अगर छात्रों की गलतियों पर आप उनके दंडित करते हैं, उनके अच्छे करने पर पुरस्कार अगर देते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, तो ये प्रगतिशील कक्षा नहीं मानी जाएगी। यानी कि उसमें है कि बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता होनी चाहिए, ताकि प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है तो सभी लोग जो है कि प्रोग्रेसिव हैं, सभी कक्षा में छात्र जो है कि प्रोग्रेसिव हैं, मतलब कि वो सक्रिय रूप से सहभागिता दे रहे हैं अपना। लचीला समूह संगठन बनाया गया है, यानी कि छात्रों के जो बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार उसमें उनके सबके जो है कि कम या जिनकी ज़्यादा क्षमता है उसको भी मिला करके, ताकि एक दूसरे से छात्र सीखें। गतिशील अध्यापक, यानी कि उसमें जो टीचर हैं वो एक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है, ये बताना है। बालक का जो विकास होता है वो किन क्षेत्रों में बटा है, तो इसमें देखिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और ये सामाजिक, ये इन क्षेत्रों में बालकों का जो विकास होता है वो उसको हम बांट सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। आप इसमें से देख सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत किसी एक तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि बालकों के संपूर्ण विकास पर विचार किया जाता है। और बाल विकास का जो क्षेत्र होता है वो बालक के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, ये इन सभी विषयों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। ये कौन सा सिद्धांत है, क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांतों की बात की गई है। और इसमें देखिएगा जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, यानी कि सिर से पैरों की ओर है। विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी है। यह नियम बताती हैं, यानी कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। बालकों का जो विकास होता है सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और बालक अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। तो इस तरीके से सही जवाब है, यानी कि शीर्षगामी जो सिद्धांत है वो ये दर्शाता है कि विकास क्या होता है, तो दिशात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो डाइट होता है, उसकी स्थापना ये पूछा गया है कि डाइट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि डाइट की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। 1998 इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1998 में डाइट की स्थापना हुई थी। और इसका जो प्रधान होता है वो डिग्री कॉलेज या बीएड कॉलेज के प्राचार्य के स्तर का होता है। और इसमें जो डाइट पर जो भी कार्यक्रम जो होते हैं डाइट में, और उस पर जो राशि खर्च की जाती है उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार खर्च करती है। तो इस तरीके से ये छोटा सा प्रश्न है। और इसके बाद के प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान विषय की शिक्षा की उपादेयता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर जोर दिया गया है। और इसका सही जवाब है कि देखिएगा 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके अंतर्गत विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है, यानी कि विज्ञान शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया, जिसमें बालकों में समुचित योग्यता और अन्वेषणात्मक, यानी कि उसमें जो रिसर्च की उनमें जो ज्ञान है या उसको शिक्षा को दिया जा सके, सृजनात्मकता भी उसमें बढ़ाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान शिक्षा को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि शिक्षार्थी के अंदर समस्या समाधान व निर्णय लेने की कौशल भी, उसमें कौशलों का विकास किया जा सके। तो इसमें सही जवाब है, यानी कि उसमें एक से अधिक जो है इसमें ऑप्शन सही दिखते हैं, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन ई होगा, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक अध्यापक, यानी कि पहली से 8वीं कक्षा शिक्षा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या का नवीनीकरण जो रिन्यूअल हुआ है वर्ष 2003 में किस संस्था के द्वारा किया गया था। और इसका सही जवाब है कि प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या का जो नवीनीकरण हुआ था, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था वर्ष 2003 में। ऑप्शन बी में ये जवाब दिया हुआ है एनसीईआरटी, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। यहाँ पे देखिएगा कुछ मिस्टेक हुआ, यानी कि इसमें एनसीटी सही जवाब होगा इसके लिए। यानी कि एनसीटी का जो आप जानते हैं, एनसीटी का पूरा मतलब होता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 1973 में इसकी स्थापना की गई थी एनसीटी की। और ये जो है
कि प्रारंभिक अध्यापकों को शिक्षा पाठ्यचर्या का नवीनीकरण किया था 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पे, अब ये ऑप्शन के अनुसार देखना है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण का एक संस्था है, ये तो हमने पहले भी देखा, अभी पहले प्रश्न में मिला हुआ था इसके पहले। और वहाँ पे जहाँ पे कुछ इससे संबंधित बातें हैं, यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सूटेबल होगा इसके लिए। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है कि बच्चों के समाजीकरण की जो है समाजीकरण की एक संस्था है, यानी कि स्कूल जो है, और यहाँ पे प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ये जो है इसके लिए सही जवाब है। और क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है, जो समाजीकरण के क्षेत्र में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है, क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है क्योंकि यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करता है, यानी कि ऑप्शन इसके लिए बी सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ से है कि अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। कि एक अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, यानी कि उसको इंस्पायर करने के लिए, किसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा कौन से तरीके को प्रयोग में लाया जा सकता है। और इसका भी सही जवाब है, यानी कि बच्चों को अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में उनकी सहायता करना। ये तरीका जो है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि एक समावेशी कक्षा वह है, समावेशी कक्षा की यहाँ पे बात हो रही है कि समावेशी कक्षा वह है जहाँ पे, यानी कि समावेशी कक्षा में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा, समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा है, यानी कि जहाँ पर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगम जो है अधिगम के अनुभवों के लिए परिवेश का निर्माण करते हैं। यानी कि समावेशी कक्षा में आप जानते हैं कि वहाँ पे छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, वहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ एक अध्यापक एक तरीके से सबको समान रूप से पढ़ाते हैं। और इसमें अध्यापकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बालक की समाजीकरण को बालक जो है क्योंकि बालकों की समाजीकरण को सशक्त करने का काम शिक्षक का होता है और उसके भविष्य की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करके उन्हें शिक्षित करता है, यानी कि जो शिक्षक होता है, और समावेशी कक्षा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही है कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक जो है कि अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है, यानी कि सीखने के जो अनुभव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। और इसका सही जवाब है कि जो अभिसारी सोच है, यानी कि अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। अभिसारी सोच वाले विद्यार्थियों को जो अभिसारी सोच का मतलब होता है कि इस तरीके की जो सोच रखते हैं, यानी कि अभिसारी सोच वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो सोचने की क्षमता होती है काफ़ी संकुचित होती हैं, या एक ऐसे चिंतन या सोच है जिसमें छात्र कल्पना नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो अपने विषय में या किसी भी विषय पर वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। अभिसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। अभिसारी सोच से किसी समस्या का हल निकालने पर केवल और केवल एक ही हल निकलता है, यानी कि ये सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी ये जो है कि विशेषता नहीं है, यानी कि अभिसारी सोच। चूँकि जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों में सृजनात्मकता रहेगी, यानी कि क्रिएटिविटी जिन बच्चों में होती है, तो उनकी सोच संकुचित नहीं होती, जबकि अभिसारी सोच में होता है कि बच्चों की सोच संकुचित हो जाती हैं, वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। कक्षा में अगर हम चाहते हैं, चूँकि अनुशासन काफ़ी ज़रूरी होता है सीखने सिखाने से पहले, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे प्रभावशाली उपाय है कि शिक्षण को रोचक बनाया जाए और व्यवहारिक बनाया जाए। क्योंकि हम जो जिस परिवेश में रह रहे हैं और जो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं, तो उनसे व्यवहारिक ज्ञान को हम जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसको हम व्यवहारिकता से जोड़ कर हम उसको शिक्षण को काफ़ी हम रोचक बना सकते हैं, और ये अनुशासन भी बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है।